कर रही पुलिस ने जो नामजद आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी पुलिस। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बहराइच मामले में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास का यह मामला है, जहां पर एनकाउंटर की घटना हुई है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर किया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज को गोली लगी है। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इस बीच पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें सरफराज को गोली लगी है। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। रामगोपाल मिश्रा का जो हत्यारोपी है सरफराज, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। रिंकू उर्फ सरफराज, इसका तालिब भी उसे लोग कहा करते थे, उसका पुलिस से आमना सामना हुआ, मुठभेड़ में गोली लगी है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनमें जितने 6 आरोपी हैं उनको ट्रैप किया जा सके। नेपाल में जानकारी ये मिली कि हमीद और उसके दोनों बेटे वहां पर रिश्तेदारी में भाग गए हैं। सरफराज की लगातार पूछताछ में लोकेशन पुलिस को मिल रही थी, लेकिन बराबर वो लोकेशन बदल रहा था। तो ऐसे में आज बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ लगी है। एसटीएफ का भी सहयोग रहा है। सरफराज उस तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आई है। नेपाल सीमा के पास जो हांडा बसेहरी नहर है, वहां पर ये घटना घटी है। तो जी, और दूसरे आरोपी के बारे में क्या जानकारी है जो इसी मुठभेड़ में था? जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें सरफराज के गोली लगने की खबर है। हालांकि उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में विजुअल भी हमारे पास होंगे, हम दिखा सकेंगे अपने दर्शकों को। हांडा बसेहरी नेपाल के नजदीक पड़ता है, वहां पर ये घटना घटी है। उसके साथ और भी व्यक्ति क्या शामिल था जो उसके साथ उसे नेपाल भगाने की फिराक में था। इसकी जानकारी भी अभी पुलिस थोड़ी देर में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें साझा करेगी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, सरफराज उस तालिब के गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कितनी गोलियां लगी हैं और क्या जो मुठभेड़ हुई है इसमें पुलिस वालों की तरफ भी फायरिंग की गई और क्या पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, जब आमना सामना हुआ, सरफराज ने पुलिस पर गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें सरफराज की गोली लगी है। अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां से क्या स्थिति सरफराज की है वो जानकारी मिल पाएगी। सरफराज के साथ कितने लोग और थे, क्या कोई भाग जाने में सफल रहा, इसकी भी अभी पुलिस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर बड़ी कार्रवाई बहराइच पुलिस की देखने को मिली है और एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस की इस रामगोपाल हत्याकांड। मनीष, कुल मिलाकर 6 नामजद आरोपी थे, जिसमें से 2 मुठभेड़ के दौरान अभी आप बता रहे हैं कि एक को गोली लगी है और दूसरे के साथ क्या हुआ है उसके बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मोहम्मद हामिद भी इनके साथ था और वो क्या नेपाल भाग गया है या अभी भी उसकी लोकेशन इंडिया में? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, मोहम्मद हमीद और उसके दोनों बेटे नेपाल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए हैं। हालांकि पुलिस नेपाल में भी जो उसके रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पड़ताल की गई है। घटना के बाद ही इन दोनों की लोकेशन नहीं मिल रही, पिता पुत्रों की तीनों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, उन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन सरफराज के ठिकानों पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अभी एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ में। मनीष, सरफराज की क्या भूमिका थी हत्या में और पूरी साजिश में? जिस तरीके से पथराव किया गया था या अंदर ले जाकर घसीटकर उसको मौत के घाट उतारा गया रामगोपाल मिश्रा को, उसमें इसकी क्या भूमिका थी? देखिए विद्या, जो जानकारी मिली थी, हमीद और उसके दोनों बेटे जहां रामगोपाल उनके घर पर चढ़े थे, वहीं सरफराज भी मौके पर मौजूद था। उकसाने की कोशिश जब की जा रही थी तो सरफराज भी हथियार लेकर वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। ऐसे में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सरफराज को भी मुख्य अभियुक्त माना गया था। उसके नाम भी एफआईआर। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। सरफराज की बहन इस वक्त क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। तो वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए।
उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को आप सुन रहे थे। सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी, उसको ये डर लग रहा है कि उसके भाइयों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और मोहम्मद हामिद यानी कि उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच मामले में मुख्य आरोपी सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। महाराजगंज में है और रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को पहले से डर सता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी जाएगी, और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सरफराज की बहन कह रही है कि पहले से अंदेशा उनको इस बात का था कि एनकाउंटर में हत्या हो जाएगी, और अभी एनकाउंटर की भी खबर आ रही है। देखिए, को अंदेशा तो इस बात का जरूर होता है कि उसने जब अपराध किया है तो अपराध का दंड मिलेगा। बेहतर था कि उनको सरेंडर करना चाहिए था, बेहतर था कि उनको कोर्ट के समक्ष आकर के हाजिर हो जाना चाहिए था, पुलिस के साथ आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था। लेकिन नेपाल बॉर्डर भागने का प्रयास करेंगे, अपराध के साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं का हो जाना स्वाभाविक है। अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस सठे साठे समाचरित करेगी और इस तरह की गतिविधि का आपको सामना करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरह की गतिविधि असामाजिक अराजक तत्वों के साथ मिलकर के गतिविधि करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने भी ये साजिश रची है, जिन लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, और ये कठोरतम कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हम कठोरतम कार्रवाई का मतलब क्या है राकेश त्रिपाठी, कि जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ गोली चलाकर एनकाउंटर में उनको घायल कर दिया जाए या उनको मौत के घाट उतार दिया जाए? नहीं, एनकाउंटर कोई जानबूझ करके नहीं होता है, एनकाउंटर आकस्मिक होता है। अगर कोई पुलिसकर्मियों को देख करके उन पर गोली चलाता है, पुलिसकर्मियों के पर हमला करने का प्रयास करता है, तो पुलिसकर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएं, वो अपराधी को काबू में करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करें, और वही आवश्यक बल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो दंगाई है, जो आपराधिक तत्व है, वो पुलिस के सामने हाजिर हो जाए, वो पुलिस के सामने आकर के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। निश्चित तौर पर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। राकेश जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो सरफराज की बहन है और मोहम्मद हामिद की बेटी है, वो कह रही है कि उसके पति को भी उठा लिया गया, और ना पुलिस बता रही है कि उसके पति को कहां ले जाया गया, ना मीडिया में कहीं कोई खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस के हवाले से हम लोगों के पास भी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की। तो आप लोगों के पास कोई जानकारी है कि अभी कितने लोगों को उठाया गया है एनकाउंटर में? जिस आरोपी को गोली लगी है उसकी हालत क्या है? क्या वो सीरियस है? उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है सरफराज को? देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अपराधियों के परिजन हमेशा इस बात को ये बार बार
कि हमें अपराधी के संदर्भ में जानकारी नहीं है। इस बात को बार बार दोहराने का काम करते हैं कि अपराधी के साथ पुलिस कोई दुर्व्यवहार कर सकती है। बेहतर यही है कि अपराधी इस पूरे मामलों में जिसमें वांछित है वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए, वो पुलिस के सामने उपस्थित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे। ये बातें कपोल कल्पित होती है कि पुलिस ने उठा लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने जिनको भी हिरासत में लिया है उनके परिजनों को भी सूचना दी है और पुलिस ने ऑफिशियल इस बात की जानकारी भी दी है कि पुलिस ने। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, जिस बात की आशंका थी कि भाग जाएंगे ये आरोपी नेपाल की तरफ, नेपाल बॉर्डर पर ही पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और एक आरोपी जो सरफराज है उसको गोली भी लगी। उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई भारतीय जनता हर तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को गुमराह करे, चाहे प्रशासन की दृष्टि से गुमराह करे या अपने अत्याचार के कारनामों की दृष्टि से गुमराह करे या दंगों में अपने नाकारापन को छुपाने के लिए गुमराह करे। इस पूरे नाकारापन में वो व्यक्ति कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति बहाल करने की? क्या उसके पैर में गोली लगी? उसको कोई दंड दिया गया है? पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है घनश्याम तिवारी। और अब सवाल यह है कि जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, उनकी तलाश हो रही है और उनको अगर पता किया गया है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गई है और अगर सामने से गोली चला रहे हैं तो पुलिस तो गोली चलाएगी। आपको इस बात पर एतराज है क्या? अब मेरी बात, वो व्यक्ति कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, क्या उसने इस्तीफा दिया है? एक गृह मंत्री लोगों के समय सोया रहता है और उसके बाद प्रवचन देता है। क्या देश की मीडिया उसका इस्तीफा मांग रही है? क्या इस मंच से आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का आपकी सरकार थी तो आपके गृह मंत्रियों ने कितनी बार इस्तीफा दिया था? हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी क्राइम की बड़ी। देखिए कितनी बार, मुझे मुजफ्फरनगर की घटना याद है, मीडिया में सरेआम सड़क से उठाकर मौत के घाट उतार दिया गया था, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो कितनी बार आप लोगों के गृह मंत्री ने, जब आपकी सरकार थी और आपकी पार्टी के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था? बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बकवास करते थे। सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं सवाल पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश के? अब सवाल मैंने पूछा कि आपके गृह मंत्री कभी इस्तीफा देते थे, तो आपको लग रहा है कि ये बकवास है। और आप कह रहे हैं कि पुलिस के सामने अपराधी खड़ा हो, सामने से गोली चले तो पुलिस गोली नहीं चलाए, गृह मंत्री पहले इस्तीफा दे, ये आप कह रहे हैं? आप इस्तीफा करेंगे कि इस्तीफा मांगेंगे, हाँ या नहीं? घनश्याम तिवारी, मैं कहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़िए। और मैं तो खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था पुलिस से। जब भी हमारी बात होती थी, जब भी मैं पुलिस से सवाल कर रहा था, तो मेरा सबसे पहले सवाल होता था कि आरोपी कब पकड़े जाएंगे? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, हाँ या नहीं? राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या पहले आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ेंगे? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं कि अभी गृह मंत्री को इस्तीफा देना एक बड़ा काम होगा या आरोपियों को पकड़ना बड़ा काम है? पुलिस को क्या करना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे चरण चुंबन का काम आप कीजिए अखिलेश यादव के साथ। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका काम, उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं मंत्री जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आरोपी को पकड़ना और आरोपी या दोषी जो हैं, जिनके खिलाफ पूरा मामला चल रहा है, जो अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़ने जा रही है, तो पुलिस को क्या, उनको अगर सामने से गोली चलती है तो उनकी आरती उतारनी चाहिए थी, फूल की माला पहनानी चाहिए थी, या सामने से गोली चलेगी तो पुलिस भी गोली चलाएगी? या पहले से आप लोगों ने सोच रखा है कि इस मामले में हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए एक पक्ष के साथ खड़ा होना है, दूसरे पक्ष के लिए कुछ नहीं बोलना है? सीधा सीधा अगर सवाल होता है तो हम कहेंगे कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, मंत्री इस्तीफा दे दे, सरकार निकम्मी है। ये एक ऐसा जवाब है समाजवादी पार्टी का जो पहले दिन से समाजवादी पार्टी दे रही है। सवाल ये नहीं है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, क्या वो पकड़ में आए हैं या नहीं आए हैं? सरफराज के बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि एक मुख्य आरोपी है। 3 मुख्य आरोपियों में से उसको पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मारी है, वो घायल है, उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मेरे सहयोगी मनीष हमारे इस वक्त हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। मनीष, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विद्या, जो सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है, हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से
मिल पाई है वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी ये मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। हमीद कहां है उसकी पड़ताल भी की जा रही है। दूसरा व्यक्ति कौन था उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में पुलिस साझा करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफराज ही उस इलाके में अपना रसूख रहा करता था। उसी के घर पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसकी बंदूक से निकली गोली, हमीद के हाथ में भी जो बंदूक थी उसका भाई भी बंदूक चला रहा था, ऐसी जानकारी मिल पाई है। दोनों के हाथ में अवैध असला थे और इन्हीं में से एक जब हमीद ने गोली चलाई उससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो सरफराज का उस इलाके में लेकिन रसूख माना अभी जाता क्या हुआ था, अभी शय पुलिस से कुछ जानकारी मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है कि कैसे इनका लोकेशन ट्रेस हुआ? क्या ये भी नेपाल भागने की फिराक में थे? और क्या पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने अवैध हथियार जो इनके पास से पहले से ही मौजूद है उससे इन्होंने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, या पुलिस ने देखते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी? जैसा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, पुलिस इस मामले में जो कर रही है वो ठीक कर रही है नहीं कर रही है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। देखिए विद्या, तो जानकारी मिल पाई है जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस की पहरेदारी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है, और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वो आरोपी है जो सराफा का काम करता था, उस इलाके में मजबूत है। महाराजगंज कस्बे में जो पूरा बाजार है वो सरफराज के इशारे पर वहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। एक तरीके से पूरी जो अगुवाई है वो सरफराज और हमीद किया करते थे और प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल इनका हुआ करता था। और उसी दखल के बदौलत उन्होंने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को अपने साथ कर लिया था। और जो घटना घटी उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के घर से गोली चली जिसके चलते रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो तस्वीरें सबने देखी और उसके बाद का आलम जो रहा जिससे प्रदेश में माहौल मुख्य आरोपी इस मामले में मनीष, सरफराज का भाई और मोहम्मद हामिद यानी कि सरफराज का पिता, जिस सरफराज को अभी गोली लगने की खबर आ रही है एनकाउंटर में, उस सरफराज के बारे में ये जानकारी है कि उसने अपने घर में पहले से ही असला छुपा कर रखा था। पहले से ही तैयारी की गई थी कि कैसे यहां से यात्रा निकलेगी तो उसको डिस्टर्ब करना है। और पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पर जानकारी दी जा चुकी है, कई बार बताया जा चुका है कि जो यात्रा वहां से निकल रही थी उस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, डीजे बंद करने के लिए कहा गया, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ। वहां से जा रही मूर्ति पर जब पत्थरें गिर रही थी, वहां पर पत्थरबाजी जब हो रही थी, वहां पत्थर जब मूर्तियों को लग रही थी तो उससे मूर्तियों को क्षति पहुंची थी, जिससे नाराज होकर रामगोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़कर
जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक झंडे को तोड़ता हुआ, हटाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस झंडे को उसने उखाड़ दिया था और वहां भगवा झंडा उसने रख दिया था। यह दरअसल हुआ था जब मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से निकल रहे भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी। तो रोष में और उसके विरोध में गोपाल मिश्रा ने वो किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन मनीष, अभी कुल मिलाकर जो 10 आरोपी जो नामजद हैं, माफ कीजिए 6 नामजद हैं और 4 जो अज्ञात हैं, उन सभी के बारे में क्या जानकारी मिली है? पुलिस की टीम इस वक्त क्या नेपाल बॉर्डर के आसपास इन लोगों को तलाश रही है? देखिए, कई टीम पुलिस की बनाई गई थी और एसटीएफ का सहयोग लिया गया था। एक कामयाबी मिली है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट है कि नेपाल से सटे इलाकों में ये सभी आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुफीद जगह होती है कि बहराइच से सीधे नेपाल भाग जाना, जहां पर यूपी पुलिस की जो कार्य क्षमता है बंद खत्म हो जाती है नेपाल बॉर्डर के उस पार जाकर। तो ऐसे में अपराधी उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन पुलिस का नेटवर्क बहुत मजबूत है। नेपाल भागने से पहले ही सरफराज को दबोचा गया, वो हालांकि घायल हुआ है। ऐसे ही बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कुछ लोग लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी सूचना भी है। लखनऊ के रास्ते दिल्ली एक मुफीद जगह हो सकती है, जहां पर आसानी से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है। लेकिन पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। सीडीआर के जरिए, पूछताछ के जरिए कहां कहां उन्हें राहत मिल सकती है, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फैक्ट निकलकर सामने आए, उनके बिना पर इन तक पहुंचने की कोशिश बहराइच पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर कर रही है। सरफराज घायल हुआ है, हालांकि जानकारी यह है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और अगर वो ठीक होता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। बाकी हमीद कहां पर है, सरफराज का भाई कहां पर है, ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं, तो उनसे भी उनके जवाब भी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन टीम अलग अलग अपना काम कर रही है एसटीएफ के सहयोग से। एटीएस की टीम भी पहले दिन पहुंची थी, उसका भी सहयोग लिया गया था और कोशिश की जा रही है कि रामगोपाल मिश्रा के जो कई टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें अलग अलग इलाकों में आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 दिनों से पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही है और उसमें एक बड़ी कामयाबी आज पुलिस को मिली है, जब सरफराज को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरफराज को गोली लगी है, वो नेपाल भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि उसका पिता मोहम्मद हामिद और उसका भाई नेपाल भाग चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। पुलिस ने नहीं बताया है कि वो दोनों नेपाल भाग गए हैं या अभी भी वो इंडिया में हैं, क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती रही है कि अभी उनकी नजर बनी हुई है आरोपियों पर, जो वहां उस दिन हमलावर थे, जिन्होंने हमला किया था, जो उस दिन दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस की नजर है और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि मुख्य आरोपी सरफराज, जिसको मुठभेड़ में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया।